ठीक है, ठीक। और ये चीज ये जिस प्रॉपर्टी पे ये ऑब्जेक्ट मिलता है उस प्रॉपर्टी ओनर का जो राइट ऑफ ओनरशिप है उसे भी ये चीज अफेक्ट नहीं करती है, ठीक। चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं कि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं एलिजाबेथ इज द सीईओ ऑफ अ ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी इन चेन्नई। एलिजाबेथ एक ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी की सीईओ है, कहाँ पे, चेन्नई में। और वो रांची जा रही हैं कॉन्वोकेशन एड्रेस डिलीवर करने इंडिया के लीडिंग बिजनेस स्कूल में, ठीक है। तो भैया एलिजाबेथ जो है वो एक ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी की सीईओ है, वो रांची जा रही हैं किस चीज के लिए, कॉन्वोकेशन एड्रेस डिलीवर करने के लिए। कहाँ पे, एक इंडिया के लीडिंग बिजनेस स्कूल में, किस प्लेस पे, रांची में। और वो कहाँ है, रांची के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, मतलब बाहरी हिस्से में। फ्लाइंग बिजनेस क्लास ऑन डॉल्फिन एयरलाइंस, ठीक है। और वो बिजनेस डॉल्फिन एयरलाइंस में वो बिजनेस क्लास के टिकट पे जा रही हैं। शी इज एंटाइटल्ड टू यूज द लाउंज ओन्ड बाय द एयरलाइंस इन चेन्नई एयरपोर्ट व्हाइल वेटिंग फॉर हर फ्लाइट। और उन्हें क्या है, वो एंटाइटल्ड हैं उस डॉल्फिन एयरलाइंस के चेन्नई एयरपोर्ट वाले लाउंज को यूज करने के लिए, ठीक है, जब तक कि वो अपने फ्लाइट का वेट कर रही हैं तब तक के लिए। शी फाइंड्स अ डायमंड इयररिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लाउंज एंड गिव्स इट टू द स्टाफ ऑफ डॉल्फिन एयरलाइंस एक्सप्रेसली स्टेटिंग दैट इन द इवेंट ऑफ नोबडी क्लेमिंग द इयररिंग विद इन 6 months शी वुड क्लेम इट बैक। उन्हें एक डायमंड रिंग मिलती है और वो उस स्टाफ को देती है और बोलती है कि अगर 6 महीने के अंदर इस रिंग को कोई और क्लेम नहीं करता है तो ये रिंग आप मुझे वापस दे दीजिएगा, ठीक। The airline sells the earring after 8 months and Elizabeth files a case to recover the value of the earring from the airline when she is informed about its sale। भाई जब वो 8 महीने के बाद उस ईयर रिंग को बेच देते हैं तो एलिजाबेथ जी क्या करती हैं, एलिजाबेथ जी एक सूट फाइल कर देती हैं, किस पे, एयरलाइंस कंपनी पे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 6 महीने तक अगर कोई ना आए तो मुझे लौटा देना, बेचना नहीं भैया, ठीक है। और इन्होंने बेच दी, ठीक। तो अब ये कंपनसेशन के लिए क्या करते हैं, केस फाइल करती हैं, सूट फाइल करती हैं जब इन्हें उस सेल के बारे में पता चलता है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एज अ जज यू वुड ऑर्डर देम। इन्होंने तो आपको अभी से क्या बना दिया, जज बना दिया इन्होंने आपको अभी से, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एज अ जज आप क्या ऑर्डर करेंगे, बताइए। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जवाब में देना है कि भाई अगर आप जज होते तो आप क्या ऑर्डर करते, ठीक। चलिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि एलिजाबेथ इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन बिकॉज द इयररिंग वाज फाउंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एयरलाइन एंड देयरफॉर द एयरलाइन इज एंटाइटल्ड टू सेल इट। ये बोल रहा है कि जो हमारी एलिजाबेथ जी हैं वो क्या नहीं कर सकती, वो रिंग के लिए एंटाइटल नहीं है, वो रिंग के लिए केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उन्हें मतलब बेसिकली उन्हें रिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एयरलाइंस के लाउंज में मिली थी, एयरलाइंस की प्रॉपर्टी पे मिली थी, तो उस पे किसका हक है, उस पे एयरलाइंस का हक है, ठीक। बी बोल रहा है द एयरलाइन मस्ट कंपनसेट एलिजाबेथ बिकॉज ओनिंग द लाउंज डज नॉट गिव द एयरलाइन द राइट ओवर ऑल थिंग्स दैट माइट बी फाउंड इन ऑन इट। बी बोल रहा है कि भाई एलिजाबेथ को तो रिंग वापस मिलेगी और इन्हें रिंग वापस देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ लाउंज को ओन करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके फ्लोर पे जो रिंग पड़ी मिलेगी उसकी भी ओनरशिप इनकी हो जाएगी, ठीक। सी बोल रहा है द एयरलाइन मस्ट कंपनसेट एलिजाबेथ बिकॉज वाइल एक्सेप्टिंग द इयररिंग फ्रॉम एलिजाबेथ दे हैड एग्रीड टू रिटर्न इट इफ नोबडी क्लेम्ड इट विद इन 6 months। ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने एग्री किया था कि अगर 6 महीने में मैडम कोई नहीं आया तो हम आपको लौटा देंगे, ठीक है, तो इन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। और डी बोल रहा है एलिजाबेथ इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन बिकॉज शी डिड नॉट क्लेम द इयररिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months एंड दी एयरलाइन वेटेड फॉर अ कपल मोर मंथ बिफोर सेलिंग इट। ये बोल रहे हैं कि भाई एलिजाबेथ जी 6 महीने के बाद मांगने क्यों नहीं आई, और एयरलाइन ने तो 2 महीने वेट भी किया कि अगर वो आएंगी तो हम दे देंगे, पर वो नहीं आई 8 महीने तक, तो एयरलाइंस ने भेज दिया। एयरलाइंस इतनी भोली भाली तो है नहीं, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो लाउंज है, ठीक है, ये क्या है, लाउंज है, किसका, डॉल्फिन का, डॉल्फिन एयरलाइंस का, है ना, ठीक है। तो इसकी ओनरशिप है ना किसके पास है, डॉल्फिन एयरलाइंस के पास, गेटिंग इट।
फिर इसके फ्लोर पे यहाँ पे ये डायमंड रिंग पड़ी है ना, क्या पड़ी है, डायमंड रिंग पड़ी है, ठीक। और ये डायमंड रिंग कैसी है, अनअटेंडेड है, ठीक। ये डायमंड रिंग अनअटेंडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि द राइट टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड द राइट टू ओनरशिप ऑफ अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी, कि इस लाउंज की ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि इस अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट पे भी आपकी ओनरशिप हो गई, ठीक। ये किसे मिलेगा, ये अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट मिलेगा फाइंडर ऑफ गुड्स को। किसे मिलेगा, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन, जिसे अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बोल रहा है एलिजाबेथ इज नॉट एंटाइटल्ड। देखिए यहां इतना तो हम समझ गए कि शी इज एंटाइटल्ड, इतना हम समझ गए कि शी इज एंटाइटल्ड, ठीक। ए बोल रहा है इज नॉट एंटाइटल्ड, क्रॉस। The airline must compensate Elizabeth because owning the lounge does not give the airline that right over all things that might be found in it। बिल्कुल सही जवाब यही है, अगले दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। यही हमने कंक्लूड किया था, हमने जब अप्लाई किया रूल्स को अपने फैक्ट्स पे और कंक्लूजन क्या निकाला था, यही निकाला था, तो यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अज्यूम नाउ, अज्यूम करना है, क्या करना है हमें अज्यूम करना है कि एलिजाबेथ जो है वॉज ओनली एन इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर। वो कैसी पैसेंजर थी, वो इकोनॉमिक क्लास की पैसेंजर थी। किस क्लास की, इकोनॉमिक क्लास की वो पैसेंजर थी, ठीक है। एंड वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू यूज द एयरलाइन लाउंज, और उन्हें एयरलाइन का लाउंज यूज करने की परमिशन नहीं थी। क्या यूज करने की परमिशन नहीं थी उन्हें एयरलाइन का लाउंज यूज करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। यहां तक हम चीज को समझ गए। चलिए हाउएवर शी मैनेजेस टू गेन एंट्री एंड फाइंड्स द इयररिंग इन द लाउंज, लेकिन वो क्या करती हैं, वो किसी तरीके से उन्हें एंट्री मिल जाती है, वो मैनेज कर लेती है एंट्री अपनी उस पर्टिकुलर लाउंज में, और एंट्री लेने के बाद उन्हें वहां पे क्या मिलती है, उन्हें वहां पे वो पर्टिकुलर रिंग मिलती है, ठीक। द रेस्ट ऑफ द अबव फैक्ट्स रिमेन द सेम, और बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो सेम है, ठीक। विल हर इलीगल एंट्री इनटू द लाउंज अफेक्ट एलिजाबेथ्स राइट टू कीप द इयररिंग और बी कंपनसेटेड फॉर इट्स वैल्यू। तो जो उनकी इलीगल एंट्री थी उस पर्टिकुलर लाउंज में, क्या वो उनके राइट को अफेक्ट करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। कि क्या वो उनके राइट को अफेक्ट करेगी उस किसके ऊपर, उस रिंग के ऊपर, ठीक है। समझ गए हम यहां तक बात को, बिल्कुल हाँ बोलिए, समझ गए। चलिए तो क्या रिंग के ऊपर वो पर्टिकुलर एंट्री को उस इलीगल एंट्री के कारण, ठीक है, रिंग के ऊपर जो उनकी ओनरशिप है, ठीक है, वो अफेक्ट होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, या फिर उसे कंपनसेशन मिलेगा। ऑप्शन ए, यस द एयरलाइन क्लेम्स दैट एलिजाबेथ्स एंट्री इनटू द लाउंज वाज इलीगल एंड देयरफॉर शी हैज नो राइट ओवर एनीथिंग शी फाउंड देयर। बोल रहे हैं यस, अगर ऐसा होता है तो उसके पास कोई राइट नहीं है कोई भी चीज जो उसे लाउंज में मिली है उसके लिए। बी बोल रहा है नो, बिकॉज एलिजाबेथ्स क्लास ऑफ ट्रेवल हैज नो बियरिंग ऑन द आउटकम इन दिस केस। सी बोल रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज वी नीड टू नो हाउ एलिजाबेथ वॉज एबल टू एक्सेस द एयरलाइन लाउंज, नन ऑफ द अबव। तो बी बोल रहा है कि भाई एलिजाबेथ जिस भी क्लास में ट्रेवल कर रही थी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सी बोल रहा है कि हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो इलीगल एंट्री उन्होंने कैसे ली, उन्होंने उस लाउंज को एक्सेस कैसे किया। और डी बोल रहा है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से क्या, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इस बात को समझिए आप कि अब देखिए क्या होता है, जो एलिजाबेथ जी है, ठीक है, एलिजाबेथ जी जो हैं उन्होंने इलीगल एंट्री ली, इस बात को हम इतना समझ गए कि उन्होंने इलीगल एंट्री ली। अब देखिए उन्होंने जो इलीगल एंट्री ली ना,
उसके लिए उन्हें एयरलाइन जो है वो फाइन कर सकता है। उस इलीगल एंट्री के लिए उन्हें एयरलाइन फाइन कर सकता है, लेकिन उन्हें कोई भी, है ना, ठीक है, कि आप भाई आप एलिजिबल नहीं, आप क्यों आई इस जगह पे, ठीक, उसके लिए उन्हें फाइन किया जा सकता है। लेकिन एलिजाबेथ का जो क्लास ऑफ ट्रेवल है वो इस केस पे कोई आउटकम में इफेक्ट नहीं लाने वाला है। समझ रहे हैं बात को? क्यों नहीं लाने वाला है? क्योंकि वो फिर भी फाइंडर ऑफ गुड तो रहेगी, चीज तो उसे ही मिली ना, चाहे वो एक्सेस इलीगल हो लीगल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने क्या चीज रखने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें अज्यूम भी करा दिया है, प्रिज्यूम भी करा दिया है, सारी चीजें ये क्वेश्चन हमसे करा रहा है, ठीक। एलिजाबेथ जी जो हैं बड़ी ही मतलब आप देखिए बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रही हैं, सीईओ हैं एक कंपनी की, कॉन्वोकेशन में एड्रेस करने जा रही हैं बच्चों को, ठीक है, बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रही हैं, लाउंज का फ्री एक्सेस मिल रहा है, और इस सब के बाद भी उनकी किस्मत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चमकते ही जा रही है। और तो और उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें वहाँ पे एक डायमंड की रिंग भी पड़ी हुई मिल रही है, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या ऐड कर रहा है, ठीक है, टू दी ओरिजिनल फैक्ट सिनेरियो, ये बात कर रहा है ओरिजिनल फैक्ट सिनेरियो की, ठीक है। ओरिजिनल फैक्ट सिनेरियो में फॉलोइंग फैक्ट इज एडेड, फॉलोइंग फैक्ट ऐड किए गए। इन द लाउंज, एक लाउंज में देयर आर न्यूमरस साइन बोर्ड्स विच प्रोक्लेम, ठीक है, न्यूमरस साइन बोर्ड्स हैं जो प्रोक्लेम क्या कर रहे हैं कि एनी अनअटेंडेड आइटम विल बी कन्फिस्केटेड बाय डॉल्फिन एयरलाइंस, इन दिस केस यू वुड, ठीक। अब यहाँ हम तो जज हैं, ठीक, और हमें क्या कंडीशन दे दी गई है? हमें ये कंडीशन दे दी गई है यहाँ पे कि अगर वहाँ पे क्या हुआ, साइन बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, क्या लगे हुए हैं? साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अनअटेंडेड आइटम यहाँ पे मिलता है तो वो कौन कन्फिस्केट कर लेगा? उसे डॉल्फिन एयरलाइंस कन्फिस्केट कर लेगी। समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत हुई? आई होप नहीं हुई होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी अगर ऐसा अनअटेंडेड आइटम मिलता है तो उसे डॉल्फिन एयरलाइंस कन्फिस्केट कर लेगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोल दीजिए, ठीक। चलिए ABCD 4 ऑप्शन है, हमें बना दिया गया है जज। आप जज हैं, हम जज हैं, दोनों मिलके बिल्कुल भाइयों और बहनों इसको सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। मोदी जी हम नहीं है, भाइयों और बहनों बोलने की आदत पड़ गई है, ठीक है। चलिए मोदी जी को जानते हैं आप लोग? आई होप आप लोग जानते होंगे। क्या जनरल नॉलेज बिल्कुल पक्का रखना है आप लोगों को। मोदी जी जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक। तो ये जीके का क्वेश्चन भी मैंने लीगल एप्टीट्यूड की क्लास के बीच में आपको बता दिया है, ठीक है। यू कैन थैंक मी आफ्टर द क्लास, नो इश्यूज, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना कि मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि मतलब आप समझते हैं ना कि अभी कुछ बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जो अभी भी दूध को दुद्धू और पानी को मम्मम कहते होंगे, ठीक है, कि मम्मी मम्मम, तो उन लोगों को बताना पड़ता है ना, ठीक। समझ तो, और देखिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए जैसे हमारे यहाँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्वीडन का प्रेसिडेंट कौन बना, स्विट्जरलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन बना, या लंदन आई मीन यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का नहीं आता है, ठीक। बिल्कुल हंसी मजाक वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है। तो इंडिया के भी जो प्रेसिडेंट है ना, वो दूसरी कंट्रीज में जो एग्जाम्स होते होंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें वहाँ पे पूछी जाती होंगी, ठीक है। ये चीज देखिए हमारे लिए दूसरे देश जनरल नॉलेज है, उनके लिए हम जनरल नॉलेज है। हमारे लिए हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जनरल नॉलेज नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 99% लोगों को पता होगा कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है।
आई होप शायद ही ऐसा कोई हो, और अगर ऐसा कोई भी है और अगर वो मुझे सुन रहा है तो बिल्कुल प्लीज़, देश का नाम और अपना नाम डुबवाना नहीं है, बिल्कुल याद कर लीजिए कि अभी 2022-23 जब भी नेक्स्ट इलेक्शन है जनरल इंडिया में, तब तक के लिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बोल रहा है ऑर्डर दी एयरलाइन। देखिए फैक्ट में क्या ऐड किया इन्होंने कि भाई साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लिखा हुआ है एनी अनअटेंडेड आइटम विल बी कन्फिस्केटेड बाय डॉल्फिन एयरलाइंस। ठीक है, कोई भी अनअटेंडेड आइटम अगर वहां पे मिलेगा तो उसे कौन कन्फिस्केट कर लेगा, उसे डॉल्फिन एयरलाइंस कन्फिस्केट कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो ए बोल रहा है कि ऑर्डर द एयरलाइन टू पे कंपनसेशन टू एलिजाबेथ बिकॉज द बोर्ड इन द लाउंज कैन नॉट ग्रांट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट टू द एयरलाइन। ए बोल रहा है कि एयरलाइन को हम ऑर्डर करेंगे कि भाई आप क्या करिए, आप एलिजाबेथ को कंपनसेट करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बोर्ड एक लाउंज में, ठीक है, एयरलाइंस को अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट नहीं करेगा। ठीक, बी बोल रहा है कि हम एलिजाबेथ को कंपनसेशन डिनाई कर देते बिकॉज, क्योंकि जो साइन बोर्ड हैं वो एविडेंट हैं कि एयरलाइन उस ओनर का लाउंज है और वो सारे अनअटेंडेड आइटम्स पे राइट एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ईयर रिंग उनमें से एक आइटम है। सी बोल रहा है कि हम एलिजाबेथ को कंपनसेशन डिनाई कर देते क्योंकि उनको पता है कि अनअटेंडेड आइटम एयरलाइन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और डी बोल रहा है कि हम एयरलाइन को ऑर्डर करते कि भाई आप कंपनसेशन पे कीजिए एलिजाबेथ को। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना एयरलाइन के, वो तभी तक रेलिवेंट है तब तक कि आइटम अनअटेंडेड है। ठीक है, और जब से एलिजाबेथ ने उसे उठाया वो उसको बिलोंग करने लगे। ठीक, ये बात हुई। तो देखिए जो हमारा रूल था वो क्या बोल रहा था कि भाई किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे रिलेटेड ओनरशिप का राइट है। ठीक है, लेकिन वो ओनरशिप का राइट उसे किस पे राइट नहीं देता, किसी भी, किस पे राइट नहीं देता, जल्दी बताइए। वो ओनरशिप का राइट उसे किन चीजों पे राइट नहीं देता बच्चों? वो ओनरशिप का राइट उसे किसी भी अनअटेंडेड आइटम पे ओनरशिप नहीं देता है। समझ गए यहां तक हम बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इतना हम पक्का, इतना हम समझ गए कि भाई आप साइन बोर्ड लगाओ, आप लाउड स्पीकर लगाओ, आप स्पीकर लगाओ, आप खुद खड़े हो जाओ, चिल्लाओ, चीखो, रो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी अनअटेंडेड आइटम है तो वो किसका होगा? बड़े बड़े अक्षरों में किसका होगा? फाइंडर ऑफ गुड्स का होगा। किसका होगा? फाइंडर ऑफ गुड्स का होगा। समझ गए यहां तक? चलिए, तो हम अब इतना तो हम समझ गए कि हम कंपनसेशन पे करने का बोलेंगे। ठीक, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि द बोर्ड इन द लाउंज कैन नॉट ग्रांट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट टू द एयरलाइन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी और सी एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिनाई कर रहे हैं। अब ए बोल रहा है क्योंकि भाई साइन बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट नहीं करते, और डी कह रहा है कि जिस मोमेंट पे एलिजाबेथ ने उसे उठाया वो अटेंडेड हो गया, अनअटेंडेड नहीं बचा। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं रहा। ठीक है, अनअटेंडेड आइटम अनअटेंडेड है किसी के उठाने के बाद भी। ठीक है, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता वो अनअटेंडेड, वो तो आपने उसको अपनी कस्टडी में रख रखा है। तो ए आपका सही जवाब होगा, है ना, कि जो साइन बोर्ड्स है वो क्या नहीं कर सकते, वो आपको किसी भी अनअटेंडेड आइटम्स पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे देते, भले ही वो आपकी प्रॉपर्टी पे मिले हो। ठीक है, यहां तक हम बात को समझ गए होंगे। समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे किन क्वेश्चंस की बात हो रही है? 9, 10, 11, 12, 13। 5 क्वेश्चन से रिलेटेड रूल्स हमें यहाँ दे दिए गए हैं। रूल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 रूल हैं, और उसके बाद इत्तू से फैक्ट्स हैं। कितने से? इत्तू से। ठीक है, तो 4 रूल है, इत्तू से फैक्ट्स है। उन चारों रूल को इन फैक्ट्स पे लगाना है। उसके बाद क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, 10 देखना है, 11 देखना है, 12 देखना है और 13 देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज को हम समझते हैं। जब हमारा A, B, C, D 4 रूल आते हैं तो 5वां रूल जो हमारा है वो कूद के कहाँ चला जाता है बच्चों? वो कूद के चला जाता है यहाँ।
कहाँ चला जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्यों? क्योंकि कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एरर्स हो जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हमें ध्यान नहीं देना है, हमें हमारी क्लास कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। ज़रा सी अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो इसे मैं भी नज़रअंदाज करता हूँ, आप भी नज़रअंदाज करिए और हम हमारी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो हम ABCD जो 4 रूल है वहाँ पढ़ लेंगे और फिर पढ़ने हमारे E रूल को हम यहाँ जरा सा कूद जाएंगे, ठीक है। चलिए तो रूल A देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं रूल A, ठीक है। तो रूल A क्या कह रहा है कि द स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट। गलत लगा सुन के? बिल्कुल, क्योंकि मैंने गलत पढ़ा, ठीक है। तो ये जो इंस्टिंक्ट है ना, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये आपका होना चाहिए। लॉयर्स के पास हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है। लोगों को जवाब देना आना चाहिए आपको। अगर आपसे कोई कह रहा है तो आपके पास वो हाजिर जवाबी होनी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला कि द स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट, तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आई कि ये फंडामेंटल राइट है और ये तो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। सर क्या कह रहे हैं? सर तो गलत कह रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो नॉट है ना, ये क्वेश्चन में ना हो और हमारा प्रिंसिपल ऐसा ही हो जाए कि द स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट। तो वहां पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये जो प्रिंसिपल है ये अनट्रू है, ठीक है। क्योंकि ये हम लेक्चर के शुरुआत में ही बात कर चुके थे कि प्रिंसिपल भले ही रियल सेंस में अनट्रू हो पर वो हमारे लिए ट्रू ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, तो अब से हम दूध को दूध और पानी को पानी बोलेंगे, दूध को दुद्धू और पानी को मम्मम नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्राउंड्स। स्टेट क्या करेगा? स्टेट किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं करेगा। किन ग्राउंड्स पे? फर्स्ट इज सेक्स, ठीक है, मेल फीमेल, रेस, ठीक है, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, है ना, कास्ट, ठीक है, SC ST OBC जनरल, है ना, ये सारी कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर ओरिएंटेशन और एनी अदर स्टेटस, ठीक। यहां तक समझ गया? किन किन चीजों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? सेक्स पे, रेस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, क्रीड पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, मैरिटल स्टेटस पे, डिसेबिलिटी पे, प्रेगनेंसी पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, जेंडर ओरिएंटेशन पे या फिर किसी भी और स्टेटस पे, ठीक। इतनी चीजों पे आदमी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। समझ गए यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, वैसे होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी प्रिंसिपल है। रूल बी, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अकर्स। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कब होता है ये हमारा रूल भी हमें बता रहा है। व्हेन फॉर अ रीजन रिलेटेड टू वन और मोर प्रोहिबिटेड ग्राउंड अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, एक रीजन जो कि एक या एक से ज्यादा इन प्रोहिबिटेड ग्राउंड से रिलेटेड है, उसमें क्या किया जाता है? एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है, इज ट्रीटेड लेस फेवरेबली देन अनदर पर्सन, ठीक है। तो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन या दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से, ठीक है, क्या होता है? लेस ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, लेस फेवरेबली ट्रीट किया जाता है। और वो भी कब? एक कंपेरेबल सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम उन दोनों लोगों को या उन दोनों ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। वहां पे उन्हें क्या किया जाता है? वहां पे उन्हें लेस फेवर दिया जाता है, ठीक है, फेवरेबली ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, कम ट्रीट किया जाता है, कम आंका जाता है, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक। ये होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? व्हेन अ प्रोविजन, क्राइटेरियन और प्रैक्टिस, जहां पे क्या होता है? कोई प्रोविजन, कोई प्रोविजन, कोई क्राइटेरिया या फिर कोई प्रैक्टिस विच इज न्यूट्रल ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि बाहर से देखने में आपको कैसा लगेगा? न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। would have the effect of putting person having a status or a characteristic associated with one or more prohibited ground at a particular disadvantage compared with the other person। वो क्या करेगा? वो किसी indirectly, ठीक है, वो ऑन दी फेस ऑफ इट तो वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये न्यूट्रल है, लेकिन वो अंदर से जब आप उसकी तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में इन ये जो ग्राउंड्स है ना डिस्क्रिमिनेशन के, इन इस किसी एक पे या एक से ज्यादा के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? वो उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और एक पर्सन डिसएडवांटेज, एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को फेस कर रहा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर पर्सन, ठीक। रूल डी, discrimination shall be
justified when such discrimination is absolutely necessary in order to promote the well-being of disadvantaged groups such as women, Dalits, religious minorities, sexual minorities और disabled person। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कब जस्टिफाइड होगा, वो तब जस्टिफाइड होगा जब डिस्क्रिमिनेशन किसके जब वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, किसके फेवर में, किसको प्रमोट करने के लिए, किसके वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है, या फिर कुछ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए होगा, सच एज औरतें, वुमेन, दलित्स, ठीक है, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि माइनॉरिटी है इंडिया में, ठीक, जैसे क्रिश्चियंस, ठीक है, जैन्स, ठीक है ना, बुद्धिस्ट, ये सब माइनॉरिटीज में आ जाते हैं, या फिर कोई सेक्सुअल माइनॉरिटी या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन, ठीक, इन लोगों के एब्सोल्यूट नेसेसिटी के लिए, ठीक है, नेसेसिटी नहीं, नेसेसिटी, ठीक, एब्सोल्यूट नेसेसिटी के लिए, ठीक है। चलिए जल्दी से कूदेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे रूल नंबर ई। अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट shall be justified if its effect is to promote the well-being of disadvantaged groups such as women, Dalits, religious minorities, sexual। ओके, तो ये हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, और आपका तो नहीं लेकिन मेरा पोपट बना दिया गया है, ठीक, और ये वही रूल डी है, वापस से यहाँ पे रूल ई के नाम से लिखा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे 4 हो गए आपके रूल। चलिए अब फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, देख लेते हैं हमारे फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स हमारे कह रहे हैं कि ऑन 2 नवंबर 2010, 2 नवंबर 2010 को क्या हुआ, ठीक है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ ऑल वुमेन प्रिजनर्स हु वर सर्विंग सेंटेंस ऑफ लेस देन 1 ईयर। जो गवर्नर है कहाँ के, बिहार के, ठीक है, बिहार के गवर्नर है, उन्होंने क्या ऑर्डर किया, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि भैया जितनी भी महिला कैदी है, जितनी भी वुमेन प्रिजनर्स हैं जो कि 1 साल से कम का सेंटेंस सर्व कर रही है, ठीक है, 1 साल से कम का सेंटेंस सर्व करने का मतलब क्या हुआ, 1 साल से कम की सजा काट रही है, ठीक है, 1 साल के लिए उन्हें जेल में भेजा गया, 1 साल के लिए भी नहीं, 1 साल से कम के लिए, ठीक, तो उन्हें छोड़ दिया जाए, ठीक, उन्होंने उनके रिलीज के लिए ऑर्डर कर दिया, टू मार्क द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी का बर्थडे, ठीक, उन्होंने क्या, उन्होंने इसलिए बोला कि आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, 2 अक्टूबर है, 2010 का ईयर है, तो चलो इन सब लोगों को छोड़ दिया जाए, किस खुशी में, महात्मा गांधी जी के बर्थडे की खुशी में, ठीक। चलिए, तो ये यहाँ तक ये बात हुई, 4 हमारे ये रूल्स हैं, ठीक, ये रूल्स की हमने बात कर ली, ये हमारे दिए हुए हैं यहाँ पे फैक्ट्स। अब देखते हैं कि जब हम इन फैक्ट्स पे, इन रूल को, ठीक है, अप्लाई करेंगे किस पे, हमारे फैक्ट्स पे, तो हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक, और जो कंक्लूजन होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।